हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोवरिया सर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8। अभी तक हमने इसके 6 चैप्टर कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर राशियों की तुलना, अध्याय 7 राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ नियम और निर्देश के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने देखा है अपने दैनिक जीवन में प्राय बहुत सी राशियों के बारे में हम सुनते हैं। परिवार की आय, सदस्यों की संख्या, घर का मासिक खर्च, बैंक से लिया गया कर्ज, घर से शाला की दूरी, परिवार के सदस्यों की औसत उम्र आदि। गिनने मापने योग्य वस्तुएं किसी आकार, विस्तार या घटना के संख्यात्मक मान को हम राशियां कहते हैं। यह रुपए, पैसे, दूरी, आकार, समय, लंबाई, वजन, आयतन आदि के रूप में होती है। राशियों की तुलना। राशियों की तुलना कैसे करेंगे हम? राशियों की तुलना के अंतर्गत हम तुलना करते हैं वस्तुओं के भार की दूरी, व्यक्तियों की संख्या, रुपए, पैसे, आयतन, द्रव्यमान, लंबाई आदि की। राशियों की तुलना में निम्नलिखित विधियां हैं: अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, विचरता, बट्टा, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अनुपात। अनुपात की बात करते हैं। अनुपात में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अनुपात का मतलब होता है किसी वस्तु को दो भागों में बांटना। यदि एक पेड़ पर 20 अमरूद लगे हों और दूसरे पेड़ पर 5 हो तो हम तुलना करते हैं कि पहले पेड़ पर अधिक अमरूद है, अर्थात 20 5 का कितने गुना है? 4 गुना, अर्थात या 5 20 का चौथाई भाग है। तो हम पहले पेड़ में लगे अमरूद और दूसरे पेड़ में लगे अमरूदों के अनुपात को हम 20:5 के रूप में आवंटित करेंगे, या 20:5, या इसको हम 4/1 अनुपात में भी हम लिख सकते हैं। देखें और समझें। एक डालिए में 8 संतरे हैं और 6 नींबू हैं, तो नींबू और संतरे के अनुपात को हम 6/8, 6 नींबू और संतरा 8, इसके गुणनखंड हम लेते हैं 2 × 3 और 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2। तो हम यहाँ 2 से 2 को हम कैंसिल करते हैं, बराबर से 3/4। नींबू और संतरा का अनुपात जो है 3:4 के अनुपात में है। नींबू और संतरे का अनुपात जिस प्रकार से हमें निकाले उस प्रकार से ये त्रिभुज और वृत्त का अनुपात दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 त्रिभुज है और 6 वृत्त है, तो त्रिभुज और वृत्त का अनुपात। टॉफी और बिस्किट का अनुपात, ये आपको बिस्किट दी हुई है 1 2 3 4 5 6 बिस्किट दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉफी दी है, तो टॉफी और बिस्किट में 7:6 का अनुपात। बॉल और बैट का अनुपात दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और बैट है कितने? 3, तो 3 बैट और गेंद का अनुपात 3:6 या 1:2 हम 2:20 को लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तुलना करने वाली राशियां की इकाई समान होनी चाहिए। तुलना करने वाली राशियों की इकाई समान होनी चाहिए। क्या आप अपनी लंबाई की तुलना चींटी की लंबाई से करोगे या अपने किसी मित्र सहेली की लंबाई से करोगे? क्या हम एक बोरे 1000 किलोग्राम की तुलना एक चिप्स के पैकेट 250 ग्राम से करेंगे? उपरोक्त सभी बातों पर विचार कर अपने साथियों से क्या करें? आप चर्चा करें। ध्यान रखें कि तुलना करने में राशियों की इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। जैसे एक बट्टा दिया है, आपने दुकान या अखबार या सेल वस्तु पर छूट के इश्तिहार विज्ञापन आपने देखे होंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। जो प्रिंटेड मूल्य रहता है उस पर जो डिस्काउंट देता है दुकानदार, उसको हम क्या बोलते हैं? बट्टा कहते हैं। यह समानता ग्राहक को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। आपने भी कई दुकानों पर ऐसा देखा होगा। इसलिए बट्टा अंकित मूल्य, बट्टा जो रहता है अंकित मूल्य ऋण के क्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को आप घटा दोगे, इसको हम क्या बोलेंगे? बट्टा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 450 रुपये में बेचा जाता है। 500 रुपये अंकित मूल्य है, प्रिंटेड रेट है, और उसको 450 या 450 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें बट्टा निकालेंगे हम। तो अंकित मूल्य ऋण के विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य 500, विक्रय मूल्य 450, तो 50 रुपये बट्टा मिला। अब हम बट्टा को प्रतिशत में निकालेंगे, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100 करेंगे। ठीक है, बट्टा कितना है? 50, अंकित मूल्य 500 गुणा 100, तो 10% का हमको बट्टा प्राप्त हुआ है।
इसी तरह हम देखते हैं प्रतिशत का आकलन। आपने कई बार प्रतिशत का शब्द सुना है और पढ़ा होगा, जैसे कपड़ों की सेल का छूट का प्रतिशत, वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, चुनाव में वोट पड़ने का प्रतिशत और ब्याज दर का प्रतिशत इत्यादि। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। प्रतिशत के चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है 100वां। 100 में से कितने भाग? 5% यानी 5/100। 100 में से 5 भाग। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 25%। हम 25% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 25 बटे क्या रखेंगे? 100। प्रतिशत का होता है 1/100। अब इसको हम काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100। अब 0.25 हम इसको दशमलव रूप में लिख सकते हैं। भिन्न में 1/4 या 25/4 लिख सकते हैं। प्रतिशत में 25% लिख सकते हैं। चलिए उदाहरण दूसरा देखिए आप। उदाहरण 2, 360 का 30%। 360 का 30%। 360 गुणा 30/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 36 दिया होता है 108। ठीक, 108 रुपये होगा। चलते हैं आगे। भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखना। भिन्न संख्या को आप किसके रूप में लिख रहे हो? प्रतिशत के रूप में लिख रहे हो। उदाहरण 2/3 को प्रतिशत में आप लिखोगे तो 100 का आपको गुणा करना पड़ेगा। भिन्न में आप 100 का गुणा कर देंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 200। 200/3, 3 का भाग दे देंगे। 3×6 18 बचा 2, फिर 3×6 18 बचा 2/3%। लाभ हानि। कई बार हमने अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपयोग की हुई हैं उनको हम खरीदते हैं और उसको कम या अधिक दाम में बेच देते हैं, तो लाभ हानि के अंतर्गत आता है। जब हम वस्तु अधिक दाम में बेचते हैं तो लाभ होता है और कम दाम में बेचते हैं तो हानि होती है। और इसकी तुलना हम करते हैं क्रम मूल्य से कि हमने वस्तु को खरीदी कितने में है। ब्याज। सचिन ने टीवी खरीदने के लिए 20,000 रुपये का लोन लिया। बैंक से 2 वर्ष के लिए लिया। बैंक वालों ने कहा कि ब्याज की दर 10% वार्षिक होगी। 2 वर्ष बाद सचिन ने 24,000 रुपये बैंक वाले को वापस किए। यहाँ उधार या ऋण ली गई राशि 20,000 जो है आपका मूलधन है, जिसे हम पी के द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ हम दर्शाया गया है। कुल वापस दी गई राशि 24,000, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं, जिसको हम ए से दर्शाते हैं मिश्रधन को। वर्ष के अंत में दी गई अतिरिक्त राशि, तो आप देखिए 24,000 रुपये टोटल उसने वापस किया है, जबकि 20,000 लिए थे, यानी 4,000 रुपये ब्याज है 10% वार्षिक दर से। तो आपका मूलधन यानी पी हो गया 20,000, दर यानी R% रेट हो गया 10% और समय हो गया 2 वर्ष। और साधारण ब्याज हमको निकालना है। यहाँ पे साधारण ब्याज का आपने सूत्र पहले भी पढ़ा होगा। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर से मूलधन, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, R यानी दर, रेट, टाइम, समय, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। अब देखिए यहाँ आप मूलधन 20,000 रख दीजिए, दर 10% और समय 2 वर्ष, पूरे के बटे 100। आप यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, ये 200 दूनी 400, दहाम 4,000। अब मिश्रधन हम निकालेंगे। मिश्रधन का सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। आपने देखा होगा मूलधन आपका कितना है? 20,000 रुपये है और ब्याज कितना है आपका? 4,000 रुपये है। तो टोटल कितना हुआ? 24,000। तो ये मिश्रधन आपका कितना हुआ? 24,000 रुपये। चलिए कुछ और सूत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। साधारण ब्याज बराबर से मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, P×R×T/100। मिश्रधन बराबर से होता है AP प्लस के I, यानी आपका मूलधन धन के ब्याज। I होता है साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब P होता है मूलधन, R होता है दर और T होता है समय। ब्याज का प्रतिशत हमको निकालना है। ब्याज प्रतिशत यानी दर निकालनी है, तो ये हम एक ही सूत्र में रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ये 100 गुणा ब्याज और मूलधन गुणित के समय, ठीक है। इसमें एक मिश्रधन का भी आप सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज का भी आप एक सूत्र लिख लें। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर से होता है, जिसको हम CI बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर से होता है A-P। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर से क्या होता है? A-P। इसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ये इसका हम सूत्र लिखेंगे तो ये होता है मूलधन
एक धन दर बटे समय, एक बटे दर गुणा बटे 100 की घात होती है क्या, समय, और माइनस के होता है 1। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। ये भी होता है और ये भी होता है। आप इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो CI बराबर से आपका होगा P एक धन R बटे 100 की घात N माइनस 1 कोष्टक के बन जाएगा -1 कोष्टक। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। इसको भी आप याद कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी हमको पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मूलधन 3000, साधारण ब्याज दिया है 400 रुपये, समय दिया है 3 वर्ष। हमको ब्याज की क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो सूत्र लगाएंगे हम, सूत्र लगाएंगे ब्याज की दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज और मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज दिया है 400 रुपये, मूलधन 3000 रुपये और समय दिया है 3 वर्ष। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में हमारा 4.44% हमारा ब्याज की दर आती है। चलिए आगे देखते हैं। तुलना करने वाली राशियों की इकाई कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, इनकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। क्या आप लंबाई की तुलना अनुपात चींटी की लंबाई से करोगे या अपने किसी मित्र या सहेली से करोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए लगता है डबल बार प्रिंटेड हो चुका है, ये हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं, ये भी हमने पढ़ चुका है। सीधे हम डबल बार प्रिंट हो गया है लगता है, पेज एक ही पेज। चलिए सीधे हम आते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप हमको दिए हैं, वैकल्पिक प्रश्न जो हमको दिए हुए हैं, हम देखते हैं उनको। जैसे कि पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रश्नों को पढ़कर विकल्पों को सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 15% 36 है तो वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या का 15% 36 है, तो आप क्या करेंगे, किसी संख्या यानी वो संख्या ले लेंगे आप x, उसका कितना 15%, तो 15% का हम लिख देंगे 15/100 बराबर से कितना 36। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे यहाँ से, तो 5 से काट दो पहले, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 3 से 36 काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, यानी x का मान आ जाएगा आपका 240। तो ये आपका 240 वाला सही होगा, हम यहाँ लिखेंगे 240। और हमारा जो सी वाला ऑप्शन का गोला है उसको हम क्या करेंगे, काला करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात है, तो हम सीधे क्या करेंगे, 35 अनुपात 25 लिखेंगे इसको और काटेंगे इसको। तो 5 से कटेगा 5 7 35 और 5 25, यानी आपका 7:5 हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर सही होगा वो हमारा उत्तर होगा कौन सा वाला, डी वाला सही होगा। यानी डी ऑप्शन को हम लिखेंगे यहाँ 7:5 और डी वाले गोले को हम क्या करेंगे, काला करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीसरा, 400 का 30%, 400 का कितना 30%। तो गणित में का मतलब होता है गुणा, तो सीधे आप लिखेंगे 400 गुणा 30% का हम लिखते हैं बटे में 100। तो आप देखिए 2 शून्य से 2 शून्य हो गए कैंसिल, और 4 दिया कितने हो जाएंगे 12 और 0, तो आपका 120 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बी 120 और बी वाले गोले को हम क्या कर देंगे, काला करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 रुपये है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है कितना 840 और बट्टा दिया है 126। हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या सूत्र पढ़ा हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर से, हमने बट्टा बराबर से पढ़ा है। बट्टा बराबर से हमने क्या पढ़ा है, अंकित मूल्य ऋण के विक्रय मूल्य। तो आप देखिए बट्टा दिया है 126, अंकित मूल्य दिया कितना 840, हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम इधर ट्रांसफर कर देंगे पक्षांतर,
और 840 और 126 का भी हम पक्षांतर कर देंगे, घटा देंगे। तो ये आपका बचेगा 10 में से 6 गए 4, और यहाँ बचेंगे आपके 3, 3 में से 2 गए 1, और 8 में से 1 गए, कितने बचे 7। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 714। अब आप देखिए, आपका जो डी गोला है उसको आप डी गोले को क्या करेंगे, काला करेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है? किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है? किसी संख्या का आप 4 गुना कर दीजिए, तो किसी संख्या का आप 4 गुना करोगे तो वो कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? 400% के बराबर हो जाएगा। 1 गुना करोगे 100% के बराबर हो जाएगा। तो किसी संख्या का आप 4 गुना करोगे तो कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? 400% के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ बी 400, और यहाँ हम बी वाले गोले को क्या करेंगे, काला करेंगे। चलिए अब कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं जिनको हम हल करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो या आपको लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक जैकेट 20% बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है। कितने का बट्टा दे रहे हो आप? 20% का बट्टा दे रहे हो और 1120 रुपये में आप क्या कर रहे हो, उसको बेचते हो। तो उसका क्या ज्ञात करना है आपको? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हमको बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है, तो बट्टा प्रतिशत से हमको पहले बट्टा निकालना पड़ेगा। बट्टा प्रतिशत से क्या निकालना पड़ेगा? हमको पहले बट्टा निकालना पड़ेगा, या हम डायरेक्ट भी सूत्र लगा सकते हैं कि डायरेक्ट सूत्र होता है विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य बराबर से सूत्र होता है, आप इसको सीधे याद कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर से अंकित मूल्य, अंकित मूल्य शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे, गुणा 100 ऋण के बट्टा प्रतिशत। पूरे के बट्टे क्या हो जाता है? ये 100। ये सूत्र होता है, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर से अंकित मूल्य गुणा कोष्टक में 100 ऋण के बट्टा प्रतिशत। अब आप देखिए यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। हमको विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1120 रुपये। 1100 कितना दिया है? 20 रुपये विक्रय मूल्य। बेच रहे हैं यानी जो हम चीज़ें बेच रहे हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जो हम खरीद रहे हैं जो चीज़ें उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। अब अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य को हम अंकित मूल्य रहने देंगे, और 100 बट्टा कितने प्रतिशत दिया है? 20%। 100 में से आप घटा देंगे 20, बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो आपका ये 1120 और ये आपका दिया अंकित मूल्य। अब देखिए 100 में से आप 20 घटाए तो कितने बचे आपके? 80, और 80 बटे आपका कितना है? 100। ठीक है, 80 बटे कितना है? 100। अब आप देखिए यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ काटेंगे आप 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौ 8। ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1120 अंकित मूल्य यहाँ है 4/5। अब हम क्या करेंगे, ये 4 से 1120 को काटेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 3, हो गए 32, 4 8 32 और 4 0 0। यानी ये आपका यहाँ पर 280 बराबर से अंकित मूल्य और बटे में कितना बचा है? 5। तो ये 5 का गुणा हम 280 से करेंगे। तो हमने 5 का गुणा 280 से करेंगे तो हमारा अंकित मूल्य जो प्राप्त होगा वो होगा 5 0 0, 5 8 40 का 0 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो आपका जो अंकित मूल्य है वो 1400 पर आपको प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर आया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7।
प्रश्न क्रमांक 7 आपका इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 7, एक मेज 10% बट्टे के बाद में 400 रुपये में बेची जाती है। एक मेज है 10% उसमें बट्टा दिया जाता है, उसके बाद में कितने में 400 रुपये में बेची जाती है। तो मेज का आपको क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। 400 रुपये में बेच रहे हैं हम उसको, विक्रय मूल्य 400 रुपये है। जैसा हमने इस प्रश्न को हल किया हुआ है वैसे हमको अगले प्रश्न को करना है। सीधे वही सूत्र हमको लगाना है। आपका सूत्र कौन सा था? अभी हमने आपको बताया था, विक्रय मूल्य बराबर से अंकित मूल्य और कोष्टक के अंदर 100 ऋण के बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, बट्टे में कितना है? 100। अब यहाँ देखिए जो चीज़ें बेच रही हैं हमको उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो 400 रुपये क्या हो गया? आप विक्रय मूल्य की जगह रख दीजिए। अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अंकित मूल्य हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और यहाँ पर 100 ऋण के बट्टा, तो 100 आपका है और बट्टा परसेंट कितना है आपको? 10% बट्टा। तो 100 ऋण के बट्टा और बट्टे में कितना कर दो आप? 100। अब आप देखिए 400 का 400 अंकित मूल्य गुणा 100 में से 10 घटाएंगे तो आपका बचेगा 90 और 90 बटे आपका आएगा कितना? 100। अब एक शून्य से आप एक शून्य यहाँ काट दीजिए और आप देखेंगे ये 100 का 10 का गुणा आपको 400 से करना है। तो 10 का गुणा 400 से करेंगे कितना जाएगा? 4000। पूरे के बटे कितना? 9। ये आ गया आपका अंकित मूल्य। अब आप 9 का भाग देंगे कितने? 9 का भाग दे दो आप किसमें? 40 में। तो आपका जो अंकित मूल्य प्राप्त होगा, भाग दीजिए। 9 चौ 36, बचा यहाँ पर 4 हो गया 40, फिर 9 चौ 36, फिर बचा 4 हो गया 40, फिर 9 चौ आपका कितना होता है? 36। अब बचा 4, अब भाग नहीं जाएगा तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 9 चौ 36। तो आपका जो अंकित मूल्य प्राप्त होगा वो होगा 444.4 444.4 आपका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 8वां। यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो रोहन के पास जो धन था उसका 50% उसने क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है, यानी आधा पैसा उसने क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। अब उसके बाद में कितने रुपए बच रहे हैं उसके पास? 800 रुपये बच रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो सबसे पहले हम माना कि रोहन के पास में x रुपये थे। माना रोहन के पास x रुपये थे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अपने धन का 50%, अपना जो धन है यानी जो उसके पास में x रुपये है, उसके पास में जो x रुपये है उसमें से उसने कितना खर्च कर दिया? अपने धन का x रुपये में से x का ही 50% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो ये जितने टोटल रुपए थे उसमें से जितना खर्च कर दिया उसको हम घटा दे रहे हैं। तो उसके बाद में खर्च करने के बाद कितने रुपए शेष बच रहे हैं? प्रश्नानुसार 800 रुपये बच रहे हैं। देखो रोहन के पास x रुपये थे, उसने उसी x रुपये का 50% खर्च कर दिया। तो पूरे में से हम जितना खर्च किया उसको घटाएंगे और बोल रहा 800 रुपये बचे। तो ये हमने प्रश्न के हिसाब से इसको हमने जमाया। अब यहाँ क्या करेंगे? हम x ऋण के 50% को 50 बटे हम लिख देंगे कितना? 100, परसेंटेज हटा देंगे। यहाँ बचा आपका कितना? 800। तो आप काटेंगे 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, अर्थात x ऋण के x बटे आपका कितना बचा? 2, बराबर से कितना? 800। अब आप इसको सही भिन्न में बदल देंगे। तो 2 का गुणा x से करिए, 2 का गुणा x से करेंगे 2x ऋण के ही x और पूरे के बटे कितना जाएगा? 2, बराबर से आपका आया कितना? 800। अब आप देखेंगे 2x में से 1x गया तो 1x बचा और ये 2 का गुणा 800 कर देंगे, 8 दूनी 16, यानी 1600 रुपये थे आपके रोहन के पास में। कितने रुपए थे? 1600 रुपये थे रोहन के पास में। आया समझ में? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका है, साकिर ने कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा और वेट जुड़वाने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो क्या है, साकिर ने कूलर कितने में खरीदा? 10% कर सहित। 10% क्या सहित खरीदा उसने? कर सहित खरीदा, यानी कर उसका कितना है? 10%। कर सहित कितने रुपए? 10% उसने क्या खरीदा? 4,400 रुपये में खरीदा। और वेट जुड़ने से पहले आपको कूलर का मूल्य निकालना है। वेट जुड़ने से पहले क्या निकालना है? कूलर का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंकित मूल्य हमको जो दिया है, कितने दिया है, जो प्रिंटेड रेट दिया है कर सहित टैक्स सहित, वो कितना दिया है? 4,400 रुपये। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है? 4,400 रुपये। अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है कितना? वेट सहित, यानी जो आपका मूल्य है, अंकित मूल्य आपको दिया है 4,400 रुपये। अब वो बोल रहा है, नहीं अंकित मूल्य नहीं दिया, ये कर सहित जो है इतने में खरीदा, ये क्रय मूल्य है इसका। और वेट जुड़ने से पहले, ये 10% वेट था, वेट जुड़ने से पहले आपको क्या निकालना है? मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना कि वेट का जो कूलर का मूल्य है, वेट जुड़ने से पहले जो कूलर का मूल्य है वो कितना है? X रुपये। यहाँ लिखेंगे आप, वेट जुड़ने से पहले, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य, पहले कूलर का मूल्य, कूलर का मूल्य है अपना कितना? X रुपये। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना है? X रुपये है। ठीक है, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य X रुपये। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना है आपका? X रुपये है। अब उसमें बोल रहा है कि X का 10% क्या लगा दिया उसने? वेट लगा दिया। क्या लगा दिया? X का 10% वेट लगा दिया उसने। तो आपके पास में X रुपये है। अब आप X का क्या निकाल ली? वेट निकाल लीजिए। वेट कितना लगाया उसने? 10%। तो X का कितना परसेंट? 10%। तो X का आप 10% लिख लीजिए, यानी X 10% का बटे में 100 नीचे आ गया। अर्थात ये वेट कितना आया? X/10, क्योंकि ये शून्य से शून्य को हम कैंसिल कर देंगे। वेट कितना आया आपका? X/10। चलिए चलते हैं आगे। अब आप देखिए क्या बोल रहा है, एक कूलर 10% कर सहित 440 रुपये में खरीदा, कर सहित, यानी उसका मूल्य कितना था? मूल्य तो था उसका X रुपये, मूल्य था उसका कितना? X रुपये, और कर था उसका कितना? X/10। ये दोनों जोड़ के कितना आ रहा है? 4,400। यानी पहले जुड़ने से पहले मूल्य X रुपये था, और X/10 ये क्या हुआ? कर। तो कर और मूल्य दोनों को जोड़ के कितने रुपए में खरीदा उसने? 4,400 रुपये में खरीदा। अब क्या करेंगे, ये 10 का गुणा हम करेंगे किससे? X से करेंगे। 10 का गुणा किससे कर दो? X से। तो ये हो गया आपका 10X, धन के ये हो गया 10X, पूरे के बटे हो गया आपका 10, बराबर से आ गया ये 4,400। 10 और ये कितना हो गया आपका? 11। 11 बटे कितना हो गया ये? 10। 4,400 काट दीजिए इसको 11 से, 11 चौ 44। ठीक है, अभी 10 का गुणा 400 से आप करेंगे तो ये हो जाएगा X बराबर से 4,000, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य X रुपये था, 10% हमने वेट लगाए, तो X का 10/100 यानी X/10। अब ये कूलर का मूल्य और वेट दोनों मिला के उसने कितने में खरीदा? 4,400 में। इसके बाद आपको बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से है आपका, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3,155 में खरीदी। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3,155 में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का क्या ज्ञात करना? आपको मूल्य ज्ञात करना। कर से पहले आपको वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कर से पहले जो मूल्य है वो कितना है आपका? X रुपये है।
कर से पहले मूल्य कितना है आपका x रुपए है, ठीक है। और 4.5 का इसने क्या लगाया है, कर लगाया है, और खरीदा कितना 3,155 रुपये में। जैसा हमने अभी पूर्व का सवाल किया है सेम वैसे ही है। तो हम कर के पहले का मूल्य, तो माना कर के पहले का मूल्य कितना मान लो आप, x रुपये, ठीक है। कर के पहले का मूल्य कितना मान लिया हमने, x। अब उसने जो कर लगाया है या जो वेट लगाया है वो कितना लगाया है, कर जो लगाया है 4.5, तो मूल्य का 4.5, तो x का हम क्या करेंगे, x का 4.5 अर्थात x गुणा 4.5 पूरे के बटे कितना आपका 100। तो हम x, अब हम इसको क्या लिखेंगे, x यहाँ से लिख देते हैं, x 4 और दशमलव हटाने के लिए हम 1 0 नीचे बढ़ा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। काटो, 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी जो आपका कर आया वो आया आपका कितना, 9/200 x। कितना आया कर आपका जो आया, कर बराबर से कितना आया, कर आया 9x/200, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, बिक्री कर सहित, बिक्री और कर यानी मूल्य, यानी जो आपका मूल्य है x रुपए और जो कर लगा है, कर कितना लगा है आपका 9x/200, ये दोनों मिला के मूल्य आपका कितने में खरीदे आप, 3,155 रुपये में आप खरीद रहे हो इसको, ठीक है। तो इसको सही बटे में तोड़ेंगे, 200 का गुणा आप x से कर दीजिए, तो हो गया आपका 200x और ये कितना 9x, और पूरे के बटे आपका 200, ये हो गया 3,155। अब 200x और 9x जोड़ दीजिए आप, 200x और 9x, ठीक है। 200x और 9x आप जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, 209। जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 209x बटे 200 और बराबर से 3,155, ठीक है। अब ये 200 का गुणा हम किससे करेंगे, 3,155 से करेंगे, ठीक है। करिए, तो x बराबर से 209x बराबर से 200 का गुणा हम 3,155 से करेंगे, तो आपका जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 1 कम 2 और 1 कितना 3 और 2 तिया कितना 6, ठीक है। और 1 शून्य हम और लगा देंगे, फिर से करते हैं। अच्छा 200 लगाना पड़ेगा, 200 को गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इसके पूरे के बटे में, अब ये 209 गुणा में है तो काय में आएगा, भाग में, यानी x बराबर 63, ये हो गया 6,31,000 पूरे के बटे, अब 209 आ जाएंगे। अब 209 का हम इसमें भाग देंगे, तो 209 में हम इसमें भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो आएगा कितना आपका 3,019.14। ये आप करके देखेंगे, आपसे हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 11 बोलता है, प्रश्न क्रमांक 11 आपका है, प्रश्न क्रमांक 11 में देखिए आपका 10,000 रुपये का मूलधन है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। 2 वर्ष का हमको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए आपका यहाँ P यानी जो मूलधन है वो है कितना आपका 10,000 रुपये। समय आपका जो दिया है 2 वर्ष दिया हुआ है, और दर आपकी जो दी है वो दी हुई है 5%, और समय दिया है 2 वर्ष, और ये दिया है 10,000 रुपये। हमको ज्ञात करना है क्या, चक्रवृद्धि
ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं या मिश्र धन पहले निकाल लें और फिर चक्रवृद्धि ब्याज हम मिश्र धन से मूलधन हम घटा दें तब भी हम निकाल सकते हैं। तो हम इसको करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं मिश्र धन। और मिश्र धन के लिए आपका सूत्र इस प्रकार से है। मिश्र धन का सूत्र होता है A बराबर से P कोष्टक के अंदर 1 धन R बटे 100 की घात n। यहाँ A मिश्र धन, P मूलधन, 1 R दर हो गई और n हो गया आपका समय। अब आप देखिए मिश्र धन हम निकाल रहे हैं। A बराबर से P कितना है आपका 10,000 रुपये है। कितना है P 10,000 रुपये है। 1 धन R कितनी है, दर कितनी है 5/100। ठीक है, और समय है आपका कितना 2 वर्ष। अब यहाँ आप देखेंगे 10,000, 5 से 100 एक कम 100 और 5 हो जाएंगे आपके कितने 105 बटे कितना 100 की घात कितनी 2। अब इसको काटेंगे हम 5 से, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। अब आप देखेंगे यहाँ पर 10,000 21/20 की घात 2 है। 21/20 पूरे की घात कितनी 2। तो हम इसको लिखेंगे A बराबर से 10,000 21/20 दो बार लिखेंगे। 21/20 गुणा 21/20। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल करेंगे, फिर हम 2 से काटेंगे 100 को, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे 50 को, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, अर्थात A बचा आपका 25 गुणा 21। 21 का वर्ग होता है 441। अब हम ये 25 का गुणा करेंगे, 25 एक का 25 का 5 हासिल की 2, 25 चौक 100 और 2 102 बचे 10, 25 चौक 100 और 10 हो गए 110। ठीक है, तो ये आपका निकल गया मिश्र धन। अब हमको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस के मूलधन यानी A माइनस के P। अब A कितना दिया हुआ है 11,025 और P यानी मूलधन आपका दिया है कितना 10,000। तो आपका जो CI है चक्रवृद्धि ब्याज है घटा दे देंगे हम इससे, तो ये आपका बचेगा 1,025 रुपये। यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे हैं, थोड़ा समय लगेगा। चलिए देखते हैं। एक कार जिसमें आपका 5 लाख रुपए में खरीदी और 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का क्या हो रहा है अवमूल्यन हो रहा है। तो अवमूल्यन हो रहा है तो 1 वर्ष बाद आपको क्या करना है कार का मूल्य। तो जब भी ऐसी मूल्य घट रहा हो तो हम सूत्र में क्या लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं। ठीक है, सूत्र में क्या हम लगा देते हैं माइनस। तो 1 वर्ष बाद मूल्य पूछ रहा है यानी मिश्र धन पूछ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है मूल्य में कमी हो रही है। तो जब भी कमी हो तो देखिए यहाँ पे आप इस प्रश्न में आप देखेंगे तो आपका मूलधन दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, आपकी जो दर दी हुई है 8% और क्या है समय जो आपका दिया हुआ है समय कितना है वो 1 वर्ष। लेकिन मूल्य कैसा हो रहा है वृद्धि नहीं हो रही घट रहा है। तो हम जब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे A बराबर P, एक धन, यहाँ धन की जगह हम लगाएंगे ऋण R/100 की घात n। यहाँ अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब कमी हो रही है, मूल्य में कमी हो रही है इसलिए हम यहाँ लगा रहे हैं ऋण। ठीक है, अब आपका मूलधन दिया है 5 लाख, एक ऋण के दर आपकी दी हुई है 8% पूरे के बटे आपका कितना आया 100। ठीक है, पूरे के बटे आपका कितना आया 100 आया और समय है हमारा 1 वर्ष। n का जो मान है t या n जिसको हम बोलते हैं वो कितना है आपका 1 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ देखिए बराबर से 5 लाख।
अब 100 में 100 एक कम 100 और 100 में से 8 घटाएंगे आप, 100 एक कम 100 में से 8 गए तो आपके बचेंगे 92, 92/100। अब घात 1 है तो हम सीधा 92 हम कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 92/100। 100 में से हम 8 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 92/100। अब देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब 5 का गुणा आप सीधे किस में कर दो, 92 में करो। 5000 का गुणा किस में कर देंगे, 92 में। देखिए 5 दूनी 10, 5 9 45 और 1 46। अब देखिए ये 3 जीरो आप और लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4,60,000। यानी जो आपका 1 वर्ष बाद जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4,60,000। ये हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 जो कि एक बड़ा प्रश्न लग रहा है। 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। थोड़ा सा सवाल बड़ा हो सकता है, अब इतनी जगह में ये सवाल होना संभव नहीं है। हम चक्रवृद्धि साधारण ब्याज तो निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कोशिश करते हैं करने की। देखिए हमको यहाँ पर पी दिया हुआ है 45,000 रुपये और आपको दर दी हुई है कितनी, 12%, और समय दिया हुआ है टी या एन जिसको हम बोलते हैं वो कितना है, 5 वर्ष। तो हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमने सूत्र पढ़ा है, CI बराबर से क्या पढ़ा, P कोष्टक के अंदर 1 धन के R/100 की घात n माइनस के कितना, 1। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, इस सवाल को मैं एक अलग पेज में बता देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस जगह में संभव नहीं है बता पाना। तो हम एक अलग से एक पेज में मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप उससे इसको हल कर लें और समझ लें। चलिए अब देखते हैं, हम एक अलग पेज में हम इसको कर रहे हैं। आप देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है आपको, 45,000 रुपये मूलधन दिया हुआ है, और आपको दर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 12%, और आपको समय दिया हुआ है, समय जो ये जिसको टी और एन से हम दर्शाते हैं वो कितना दिया है, 5 वर्ष दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर से सूत्र होता है P कोष्टक के अंदर 1 धन के R/100 की घात n माइनस के 1। ठीक है, ये डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है। चलिए अब यहाँ हम मान रखेंगे P का मान कितना है, 4,500। 4,500 आपका हो गया, और ये 1 धन के R का मान है कितना आपका, 12%/100 की घात कितनी, n माइनस के 1। ये हो गया आपका 4,500। 100 एक कम 100 और 12 होंगे आपके 112 कितने, 100 की घात कितनी, n का मान आपका कितना है, 5 वर्ष माइनस के 1। अब देखेंगे यहाँ हम 45,000 काटिए, ये कट जाएगा किससे, 4 से कटेगा क्या, 4 से काट दो, 4 दिया 4 दूनी 8 बचे 3, 4 4 8 32, 4 से 25 बार कटेगा तो यह जाएगा 28/25 पूरे घात 5 ऋण के 1। फिर आप देखेंगे इसको आगे तो यह जाएगा आपका 45,000 28/28 को कितने बार गुणा करेंगे हम, 5 बार गुणा करेंगे, 28 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 28, और पूरे के बटे कितना, 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 25 को भी कितने बार, 5 बार हम गुणा करेंगे, और माइनस के कितना बचा आपका 1। गुणा थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप आराम से इसको करें। इसकी एक दूसरी विधि भी है लेकिन वो थोड़ी लंबी होती, इसलिए हमको ये वाली ठीक लगेगी। अगर आपको लगता है तो हम वो विधि भी बता देंगे, आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं, फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं। हमारा नंबर है 940746
6348। आप इससे कॉल करके भी डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब 45,000, अब 28 को हम गुणा करेंगे 5 बार। ठीक है, ऐसे हम 25 का भी कितने बार गुणा करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे। तो 28 का हम कर देते हैं 5 बार गुणा। तो ये आता है आपका कितना, थोड़ा बड़ा आ रहा है, 17,210 368। ठीक है, ये गुणा करने में आ रहा है, थोड़ा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और 25 का ऐसे ही गुणा करेंगे हम, 25 गुणा 25, 25 गुणा 25, ये आ रहा है आपका 9,765 625। ठीक है, ये आ रहा 97 लाख, 97 लाख ये। और ये आ रहा है आपका कितना, 1,72,00,000, 1,72,10,368। ठीक है, और ये माइनस में कितना आपका 1। अब ये देखिए 4,500, अब इसको सही बटे में हम तोड़ेंगे तो ये जाएगा आपका 1,72,10,368। ये आपका 2,00,000 97,65,625 का गुणा हम इधर कर देंगे, तो 97,65,625 एक से गुणा कर देंगे, बचा आपका 97,65,625। घटाएंगे हम, किससे घटाएंगे हम, 1,00,00,000 1,72,00,000, 1,72,00,000 10,368 में से हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे हम, 97,65,625। ये आया आपका कितना, ये आया आपका कितना, 74,44,000, 74,44,743, 74,44,743 पूरे के बटे आएगा आपका कितना, 97,65,625। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन हम करेंगे, उसको करना है हमको, चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल रहे हैं। अब इसमें हम भाग दे देते हैं 97,000 97,65,625 का। तो ये आ रहा है आपका कितना, 45,000 गुणा, भागफल आ रहा है आपका 0.7623। तो हम इनके 4 स्थान ले लेते हैं दशमलव के बाद में, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, इसलिए दशमलव हमारा आंसर आ रहा है। अब हम इसका गुणा कर देंगे किससे, 45,000 से। किससे करेंगे गुणा हम, 45,000 से इसका गुणा कर देंगे। तो 45,000 से हम गुणा कर रहे हैं, तो इसका आपका आ रहा है 34,305.37। तो ये आया आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये आया आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ, जो हमने निकाला हुआ है, सीधा CI की जगह हम लिख देंगे कितना, आपका 34,305.37। अब हमको निकालना है क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर से सूत्र क्या होता है, P गुणा R गुणा T पूरे के बटे कितना आपका 100। ठीक है, तो ये भी हम इसी में निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज
साधारण ब्याज का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट P गुणा R गुणा T पूरे के बटे आपका 100। P का मान है आपका कितना, 45,000। R का मान है आपका 12% और समय है आपका कितना, 5 वर्ष पूरे के बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य आप काट दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये हो गया 450, 12 पंचे कितना 60, 2 जीरो लगा दीजिए आप, 6 पाँचे 30, 3 6 चौ 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। यानी आपका जो SI आया वो कितना आया 2700 और आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया CI कंपाउंड इंटरेस्ट वो आया 34,305.37। तो आप सीधे SI की जगह हम लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे 27,000 कितना है आपका 27,000। अब आपको दोनों में क्या निकालना है, अंतर। तो अंतर निकालना है तो आप सीधे CI माइनस के SI, CI माइनस के क्या करेंगे आप SI करेंगे। तो CI आपका कितना है, CI है आपका 34,305.37 और SI है आपका कितना 27,000। SI है आपका कितना 27,000। आप घटा दीजिए इससे, तो ये 3 7 5 का 5 0 3, 14 में से 7 घटेंगे, 4 में 7 नहीं घटेंगे, उधार लेंगे, 14 में 7 घटेंगे तो कितना बचेगा 7। तो आपका जो अंतर आया 7,305.37 अंतर, ये हमारा हुआ क्या आंसर। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, किया हमने। चलिए प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 आप देखिए, 2 वर्ष की दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या कितनी हो गई, 64,000 हो गई। वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। आप देखिए 2% वार्षिक दर से बढ़ रही है और 2022 में कितनी है ये संख्या, 64,000 है। तो आपको कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो मैंने बताया था जब भी हमको पीछे जाना है तो हम उसमें क्या करेंगे, जब भी हमको ऐसे सवाल में हम हल करते समय हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमको ऐसे क्वेश्चनों में पीछे जाना होता है तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप 2022 में कितनी थी जनसंख्या, 64,000 थी। अब कितने साल हम पीछे जा रहे हैं, 2022 से हम कहाँ जा रहे हैं, 2005 में जा रहे हैं। तो 2022 से 2005 में जाएंगे तो कितने वर्ष का अंतर आ जाएगा, 18 वर्ष का जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। ठीक है। अभी जो देखिए, अभी जो जनसंख्या है 64,000, तो ये हो गई हमारी मिश्र धन, यानी A बराबर हो गया आपका कितना, 64,000। हमको P ज्ञात करना है, P का 2005 का मूलधन, 2005 का जो मूलधन है वो हमको ज्ञात करना है। समय हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2022 से हम 2005 जाएंगे तो 18 वर्ष का क्या हो जाएगा हमारे पास में, 18 वर्ष का हमारे पास में समय हो जाएगा। तो 18 वर्ष का समय का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 18 वर्ष हमको पहले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास में एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, मिश्र धन बराबर से मूलधन एक धन के r/100 की घात क्या हो जाएगी, समय। ठीक है, 100 की घात क्या हो जाएगी, समय। अब मिश्र धन हमारे पास में A बराबर से P एक धन के r/100 की घात कितनी, n। अब मिश्र धन दिया है आपका कितना, 64,000 रुपये दिया हुआ है, मिश्र धन दे दिया 64,000 रुपये। अब मूलधन आपको निकालना है, एक धन के r का मान कितना है आपके पास में, कितने % से बढ़ रही है, 2% से, तो आप रख देंगे 2 बटे कितना 100। समय कितना है आपके पास में, 18 वर्ष। समय कितना है आपको पास में, 18 वर्ष का समय है। अब चूंकि इसका 18 बार गुणा करना संभव नहीं है तो मिश्र धन के लिए आपको एक दूसरा सूत्र लगाना पड़ेगा। एक डायरेक्ट मूलधन बराबर से एक सूत्र होता है, मूलधन बराबर से P बराबर से होता है मिश्र धन गुणा 100। मिश्र धन गुणा क्या होता है, 100। मिश्र धन गुणा होता है 100 और नीचे होता है 100 गुणा आपका कितना, ब्याज धन के दर, ब्याज धन के दर नहीं होता, आपका होता है R इंटू 100 धन के, ये यहाँ पे धन लगाना पड़ेगा आपको, 100 धन के हो गए कितना, 100 धन R इंटू होता है T, क्या होता है 100 धन के R इंटू क्या होता है T। तो आपका मूल मिश्र धन है आपका 64,000 रुपये गुणा आपका 100 और ये हो जाएगा 100 धन के R इंटू T। R है आपका कितना 2 और समय कितना 18। ठीक है, तो ये आपका मूलधन निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा 64,000
गुणा 100 और 100 और ये 18 दूनी कितने जाएंगे 36, यानी ये कितना हो गया 136 होगा। अब ये इसमें हमको 136 में इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देते हैं। आप 64,000 का गुणा 100 से करिएगा और फिर 136 से भाग दीजिएगा, तो ये जाएगा आपका कितना 47,058। कितना आएगा 47,058। तो ये आएगा 47,058.82 कुछ आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न आपका है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, 5% प्रति घंटे की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि प्रयोग शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए सीधे यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरू में मूलधन जो आपका था बैक्टीरिया कितने थे, 5,06,000 थे। अब ये समय कितना, ये दर कितनी थी, 5% दर से क्या रहे प्रति घंटे बढ़ रही है। तो क्या बोल रहा है 2 घंटे में समय आपको जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 2 घंटे के अंदर में बैक्टीरिया की आपको संख्या निकालनी है। सीधा आप वही सूत्र रखेंगे, A बराबर P 1/R/100 की घात कितनी n। तो A का मान आपका निकालना है, आपको P का मान दिया है 5,06,000, 5 लाख अंदर दे दिए 6,000। एक धन के दर आपकी दो कितनी है, 5% से प्रति घंटे बढ़ रही है और 2 घंटे का आपको निकालना है। तो n की जगह में आप रखेंगे कितना, आप 2 घंटे में आपको निकालना है। अब आप क्या करेंगे, A बराबर से 5,06,000। अब ये सीधा 100 एकम 100 और 5 कितने हो जाएंगे, 105 बटे कितना 100 की घात कितनी 2। फिर यहाँ लिखेंगे 5,06,000, काटो इसको, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21/20, 21/20 2 बार, क्योंकि घात 2 है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए ये 0 से 0 क्या होगा कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी ये बचा आपका 5,060 और 21 और 21 आपका हो जाएगा 441 और ये 2 दूनी हो जाएगा 4। आप 4 से इसको काट दीजिए, शायद कट जाना चाहिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, कट सकता है क्या, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी और 2, 4 छिक्के 24, कट जाएगा। काटिए, 4 एकम 4 बचा 1 हो गए 10, 4 दूनी 8 बचे 2 हो गए 26 और 4 छिक्के 24 बचे 2 हो गए 20, 4 पंचे 20, यानी आपका आ गया 1265 गुणा 441। अब आप 1265 में किसका गुणा करेंगे, 441, 1265 गुणा 441, तो ये आपका आएगा कितना, 5,57,865। तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 5,57,865, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा जो आज का चैप्टर हुआ है वो ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, समाप्त हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा या हमारा जो हम यहाँ पे कंटेंट जो आपको बता रहे हैं अगर आपको ठीक लगा होगा, तो आप हमारे YouTube चैनल खोबरिया सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।